जय हिंद दोस्तों। कंप्लीट फिलॉसफी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी 2023 क्लास में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था सांख्य एवं योग दर्शन को, और उससे पहले हम देख चुके हैं कंप्लीट चावाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन को। इन सभी क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक इन क्लासों को नहीं देखा है तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज की इस क्लास से हम न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो फिर चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक देख लेते हैं दोस्तों कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। न्याय और वैशेषिक में हम सबसे पहले देखेंगे पदार्थ सिद्धांत, फिर आभास सिद्धांत, प्रणाम सिद्धांत, आत्मा, मुक्ति, परमात्मा, परमात्मा के अस्तित्व के प्रमाण, कार्य कारण भाव का सिद्धांत, सृष्टि का परमाणुवादी सिद्धांत इत्यादि बातों को हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सामान्य परिचय देख लेते हैं न्याय दर्शन का। न्याय दर्शन के प्रणेता महर्षि गौतम को कहा जाता है। इन्हें गौतम तथा अक्षपाद के नाम से भी जाना जाता है। इसी कारण न्याय दर्शन को अक्षपाद दर्शन भी कहा जाता है। न्याय को तर्कशास्त्र, प्रमाण शास्त्र, वाद विद्या भी कहा जाता है। इस दर्शन में तर्कशास्त्र और प्रमाण शास्त्र पर अत्यधिक बल दिया गया है, जिसके फलस्वरूप यह भारतीय तर्कशास्त्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो याद रखिएगा, जब हम न्याय दर्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो बल दिया गया है वो तर्कशास्त्र पर और प्रमाण शास्त्र पर दिया गया है। न्याय दर्शन के ज्ञान का आधार न्याय सूत्र को कहा जाता है, जिसके रचयिता गौतम मुनि है। न्याय सूत्र न्याय दर्शन का प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। न्याय दर्शन के समस्त साहित्य को दो भागों में विभक्त किया गया है। एक को प्राचीन न्याय और दूसरे को नव्य न्याय कहा जाता है। गंगेश उपाध्याय की तत्व चिंतामणि नामक ग्रंथ से नव्य न्याय का प्रारंभ होता है। प्राचीन न्याय में तत्वशास्त्र पर अधिक बल दिया गया है, जबकि नव्य न्याय में तर्कशास्त्र पर अधिक बल दिया गया है। अन्य भारतीय दार्शनिकों की तरह न्याय का चरम उद्देश्य मोक्ष को अपनाना है। मोक्ष की अनुभूति तत्व ज्ञान अर्थात वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को जानने से ही हो सकती है। तो यहाँ पर जो मोक्ष की जो हमने अनुभूति की है, तो मोक्ष की अनुभूति के लिए जो आधार माना है वो क्या माना है कि वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान ही क्या है, मोक्ष की अनुभूति का साधन है। वैशेषिक दर्शन का सामान्य परिचय। वैशेषिक दर्शन को भारतीय विचारधारा में आस्तिक दर्शन कहा जाता है, क्योंकि वह अन्य आस्तिक दर्शनों की तरह वेद की प्रामाणिकता में विश्वास करता है। इस दर्शन के प्रणेता कणाद को कहा जाता है। इनके विषय में कहा जाता है कि वे अन्न कणों को खेत से चुनकर अपने जीवन का निर्वाह किया करते थे, इसलिए उनका नाम कणाद पड़ा, ऐसा विद्वानों के द्वारा बताया जाता है। कणाद का असली नाम उलुक था। इसी कारण वैशेषिक दर्शन को कणाद अथवा औलुक के दर्शन की संज्ञा भी दी जाती है। न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के प्रमुख अंग, तो हम अंगों को देख लेते हैं पहले कि न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के प्रमुख अंग क्या क्या हैं। तो यहाँ पर हमें बेसिकली 4 अंगों को देखना है। पहला प्रमा, दूसरा प्रमाण, तीसरा प्रमेय या ज्ञेय और चौथा प्रमाता। अगर आपने हमारी लास्ट क्लासेस को देखा होगा, जो हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी, उसमें हमने इन चारों टर्म्स को बहुत इजी वे में आपको समझाया है। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रमा किसे कहेंगे दोस्तों? तो प्रमा का अर्थ होता है सही ज्ञान। कैसा ज्ञान दोस्तों? सही ज्ञान। इसका आशय सही ज्ञान से है, अर्थात जो वस्तु जिस रूप में है उसका उसी रूप में अनुभव या ज्ञान ही क्या है? प्रमा। अर्थात रस्सी का रस्सी के रूप में होने वाला अनुभव या ज्ञान ही क्या है? प्रमा। अगर हमें रस्सी का सांप के रूप में, जैसे हम अंधेरे में कोई रस्सी देखें और हमें वो रस्सी सांप की तरह प्रतीत हो, तो क्या ये सही ज्ञान है? ये गलत ज्ञान है। तो ये क्या प्रमा होगा? प्रमा नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? अप्रमा। इसी तरह प्रमाण क्या है दोस्तों? तो सही ज्ञान। प्रमा के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों? तो इसके 4 प्रकार होते हैं। पहला क्या है? प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमिति, तीसरा शाब्द बोध और चौथा उपमिति। अब बात करते हैं प्रमाण की। प्रमाण क्या होता है? जो सही ज्ञान है, सही ज्ञान की प्राप्ति का साधन, इसी को क्या कहते हैं? प्रमाण कहा जाता है। यह सही ज्ञान की प्राप्ति का साधन है। इसके 4 प्रकार हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। अर्थात दोस्तों, हम कुछ भी जो सही ज्ञान है उसकी प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? तो प्रत्यक्ष से, अनुमान से, शब्द से और उपमान से। किसके अनुसार? न्याय दर्शन के अनुसार। फिर बात करते हैं प्रमेय की, यानी कि ज्ञेय। इसका अर्थ क्या होता है? जिसे जाना जाए। ऐसी कोई वस्तु जिसके बारे में जाना जा रहा है। जिसे जाना जाए वह वस्तु या और कुछ भी हो सकता है, अर्थात कोई भी ऐसी चीज जिसे जाना जाए वो क्या है? प्रमेय है या ज्ञेय। प्रमाता कौन होगा? जानने वाला। कौन होगा? जानने वाला।
अगर कोई वस्तु है जिसे जाना जा रहा है तो कोई जानने वाला भी होगा, उसे क्या कहेंगे? प्रमाता। जो ज्ञान की प्राप्ति करता है वो क्या है? ज्ञाता है या प्रमाता है। न्याय दर्शन का प्रमाण विचार क्या है? तो न्याय मतानुसार यथार्थ ज्ञान अर्थात सही ज्ञान, यथार्थ ज्ञानी को क्या कहते हैं? सही ज्ञान को प्रमा कहा गया है, अर्थात वस्तु को उसी रूप में ग्रहण करना जिस रूप में वस्तु है, प्रमा है। जैसे रस्सी को रस्सी के रूप में ग्रहण करना प्रमा है, घड़े को घड़े के रूप में ग्रहण करना प्रमा है। अब प्रमाण क्या होता है? तो अभी हमने देखा था यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति का साधन ही क्या है? प्रमाण है। न्याय के मतानुसार प्रमाण 4 प्रकार के, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। इन चारों के द्वारा क्या है? सही ज्ञान, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अब न्याय का प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है दोस्तों? तो न्याय मतानुसार यथार्थ ज्ञान ही प्रमा और इसकी प्राप्ति का साधन प्रमाण है। यहाँ 4 प्रकार की स्वीकृति है, जिसमें प्रत्यक्ष, प्रथम, प्रधान एवं ज्येष्ठ प्रमाण कहा जाता है। मतलब जो प्रत्यक्ष है जिसके द्वारा हमें सही ज्ञान की प्राप्ति होगी वो क्या है? प्रधान है। ज्येष्ठ है मतलब सबसे पहले हम प्रत्यक्ष के द्वारा सही ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं न्याय के अनुसार प्रत्यक्ष की परिभाषा। प्राचीन न्याय के जनक गौतम अपनी पुस्तक न्याय सूत्र में प्रत्यक्ष को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि इंद्रिय एवं वस्तु के सन्निकर्ष से उत्पन्न ऐसा ज्ञान प्रत्यक्ष है दोस्तों, जो अव्यपदेश अर्थात शब्दों द्वारा वर्णित नहीं, अव्यभिचारी अर्थात भ्रांति रहित हो, ठीक है, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार की कोई मिथ्या ना हो, और तीसरा व्यवसायत्मक अर्थात विशेषता सहित या साविकल्पक हो। ऐसा ज्ञान क्या है? प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष की इस परिभाषा का विश्लेषण करने के फलस्वरूप हम 3 शब्द इंद्रिय, विषय और सन्निकर्ष को प्राप्त करते हैं, जिनकी व्याख्या इस प्रकार है। सबसे पहले इंद्रिय। इंद्रियां 2 प्रकार की होती हैं। पहला ज्ञानेंद्रिय, दूसरा कर्मेंद्रिय। हाथ, पैर इत्यादि कर्मेंद्रिय हैं। वहीं ज्ञान इंद्रियां 2 प्रकार की होती हैं। पहली बाह्य ज्ञानेंद्रिय और दूसरी आंतरिक ज्ञानेंद्रिय। बाह्य ज्ञानेंद्रियां हम पढ़ चुके हैं, नाक, कान, जीवा, त्वचा इत्यादि, है ना। तो इस प्रकार से हमने बाह्य को पढ़ा था, और आंतरिक क्या हो जाएगा? मन। तो बाह्य ज्ञानेंद्रियों की संख्या 5 है, आंख, जीभ, कान, नाक, त्वचा। वहीं अगर हम आंतरिक की बात करें तो मन भी एक इंद्रिय है जो आंतरिक इंद्रिय कहलाती है। बाह्य पदार्थों का ज्ञान बाह्य इंद्रियों के द्वारा होता है। मन से आत्मा के सुख, दुख इत्यादि का ज्ञान होता है, क्योंकि ये कैसी इंद्रिय है दोस्तों? आंतरिक इंद्रिय। इन इंद्रियों के अभाव में प्रत्यक्ष ज्ञान का होना असंभव है। विषय। प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए सिर्फ इंद्रियों का रहना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि विषयों का भी रहना आवश्यक है। यदि वस्तुओं का अभाव होगा तो इंद्रियां ज्ञान किसका प्राप्त करेंगी? इंद्रियां अपने आप को ज्ञान का विषय नहीं बना सकती, अर्थात किसी विषय का भी होना जिस विषय का ज्ञान इंद्रियां प्राप्त करें वो भी अत्यंत आवश्यक है। यही कारण है कि न आंख स्वयं को देख सकती है और न कान स्वयं को सुन सकते हैं। इंद्रियों से भिन्न विषय का रहना परमावश्यक है, अन्यथा इंद्रिय ज्ञान अपनाने में असमर्थ होंगी। फिर आता है सन्निकर्ष। इंद्रियों और वस्तुओं के अतिरिक्त सन्निकर्ष का रहना भी परमावश्यक है। सन्निकर्ष का अर्थ है इंद्रियों का वस्तु के साथ संबंध। जब तक इंद्रियों का वस्तु के साथ संयोग नहीं होता, ज्ञान का उदय नहीं होता। जब तक आंख का रूप से संयोग नहीं होगा, ज्ञान का उदय नहीं हो सकता। अर्थात दोस्तों कि आंख क्या चीज को देख सकती है? रूप को। तो अर्थात आंख का रूप से क्या होना आवश्यक है? सन्निकर्ष होना आवश्यक है। अगर सन्निकर्ष नहीं होता तो आंख को रूप का ज्ञान भी प्राप्त नहीं हो सकता। अकेली आंख और अकेला रूप संयोग के अभाव में ज्ञान देने में असमर्थ है। फिर बात करेंगे न्याय शास्त्र में सन्निकर्ष के 6 भेदों की। पहला भेद है संयोग, दूसरा संयुक्त समवाय, तीसरा संयुक्त समवेत, चौथा समव्याय, पांचवा समवेत समव्याय और छठा विशेषण विशेष्य भाव। सबसे पहला है दोस्तों संयोग। जब इंद्रिय और वस्तु के बीच साक्षात अर्थात बिना किसी माध्यम के सन्निकर्ष होता है तो उसे संयोग संबंध कहा जाता है। अर्थात कोई भी क्या है? माध्यम ना हो उनके बीच में और उनका संपर्क हो जाए। जैसे ही आंख का सन्निकर्ष घड़े के साथ होता है, वैसे ही घड़े का प्रत्यक्ष ज्ञान होने लगता है। यहाँ आंख का सीधा संपर्क घड़े के साथ होता है, यही संयोग है। फिर आता है संयुक्त समव्याय। संयुक्त समव्याय में इंद्रिय का सीधा संबंध वस्तु के साथ ना होकर एक माध्यम के द्वारा होता है। जैसे घड़े की लालिमा का ज्ञान। जब हम घड़े की लालिमा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तब पहले हमारे आंख का सीधा संपर्क घड़े से होता है और घड़ा लालिमा से संबंधित है, इसलिए आंख का संबंध लालिमा से
घड़े के माध्यम से होता है। यह सन्निकर्ष संयुक्त समव्याय कहा जाता है। फिर आता है संयुक्त संवेद समव्याय। इसमें इंद्रिय का वस्तु के साथ संबंध दो माध्यमों के सहारे होता है। घड़े की लाली की जाति लालपन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आंखों का साक्षात संबंध घड़े से होता है। अर्थात जो घड़े की लाली की जाति लालपन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आंखों का जो साक्षात है वो किससे होता है? घड़े से। घड़े का संबंध लाली से है और लाली उसकी जाति लालपन से संबंधित है। अतः इस प्रकार का प्रत्यक्ष कुल 3 संबंधों पर आधारित है। आंख और घड़े का साक्षात संबंध, घड़े और लाली का समव्याय संबंध, लाली और लालपन का समव्याय संबंध। यही कारण है कि इस सन्निकर्ष को संयुक्त संवेद समव्याय कहा जाता है। फिर आता है समवाय। इसमें इंद्रिय का सन्निकर्ष एक ऐसी वस्तु से होता है जिसमें वस्तु एक गुण के रूप में इंद्रिय में संवेद हो जाती है। इसका उदाहरण है कर्णेंद्रिय द्वारा शब्द का प्रत्यक्षीकरण होना। चूंकि कर्णेंद्रिय का निर्माण आकाश से होता है जिसका गुण शब्द है, इसलिए कर्णेंद्रिय में शब्द गुण के रूप में संवेद होते हैं। अतः कर्णेंद्रिय और शब्द के बीच समवाय संबंध है। फिर है संवेद समवाय। शब्द में उसकी जाति अर्थात शब्दत्व संवेद रहता है। जैसे ही हम कोई शब्द सुनते हैं वैसे ही यह जाति का प्रत्यक्ष होता है। कर्णेंद्रिय का शब्द तत्व से संबंधित होने पर 2 प्रकार के समव्याय संबंध विद्यमान होते हैं। पहला कर्णेंद्रिय का शब्द के साथ समव्याय, दूसरा शब्द का शब्द तत्व के साथ समव्याय संबंध। यही कारण है कि इस सन्निकर्ष को संवेद समव्याय कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कर्णेंद्रियों का शब्दत्व से संबंधित होना संवेद समव्याय का उदाहरण है। फिर आता है विशेष विशेषण भाव। जब हम किसी वस्तु के अभाव का प्रत्यक्ष करते हैं तब स्वतः अभाव नहीं दिखाई देता, प्रत्यक्ष के साथ मिला हुआ कोई ना कोई आधार दिखाई देता है। घड़ा नहीं है यह कहने के लिए यह जानना पड़ता है कि भूतल पर घड़े का अभाव है। यहाँ भूतल क्या है? विशेष्य है और घड़े का अभाव क्या है? विशेषण है। तो यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं कि जब भी किसी वस्तु के अभाव का प्रत्यक्ष करते हैं तो स्वभावतः अभाव नहीं दिखाई देता, प्रत्यक्ष के साथ मिला हुआ कोई ना कोई आधार होता है। जैसे कि अगर हमें कहना है घड़ा नहीं है तो क्या होगा, उसके लिए जानना जरूरी कि भूतल पर घड़े का अभाव है। तो भूतल क्या हो जाएगा? विशेष, और जो घड़ा का अभाव है वो हो जाएगा विशेषण। चूंकि विशेषण घड़े का अभाव को हम अपने आप में न देखकर इसे अपने विशेष अर्थात भूतल की विशेषता के रूप में देखते हैं, इसलिए इस सन्निकर्ष को विशेष विशेषण भाव कहते हैं। न्याय के अनुसार अभाव का ज्ञान इस प्रकार के संबंध के द्वारा होता है। फिर आता है प्रत्यक्ष की परिभाषा में दोष या कमी क्या है। तो पहला है दोस्तों अतिव्याप्ति दोष। अतिव्याप्ति दोष का अर्थ है अत्यधिक विस्तार। अर्थात दोस्तों ये जो प्रत्यक्ष की परिभाषा है इसका क्या हुआ? अत्यधिक विस्तार हो गया। अर्थात यह परिभाषा प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अनुमान, शब्द आदि प्रमाणों पर भी लागू होती है, क्योंकि यहाँ भी इंद्रियों का वस्तु से संपर्क आवश्यक है। क्योंकि अगर हम शब्द को प्रमाण माने तो शब्द का भी संबंध होगा किससे? कानों से। ये भी क्या है? इंद्रिय। तो इसके द्वारा भी प्रत्यक्ष होगा। तो अर्थात प्रत्यक्ष की जो परिभाषा है वो काफी ज्यादा विस्तारित है। अति व्याप्ति दोष लगता है। फिर आता है अव्याप्ति दोष। यह परिभाषा ईश्वरीय प्रत्यक्ष एवं योगज प्रत्यक्ष की व्याख्या नहीं कर पाती। अर्थात दोस्तों ईश्वर के द्वारा किसी वस्तु का ज्ञान बिना प्रत्यक्ष के भी कर लिया जाता है, या योग मुनियों के द्वारा, योगियों के द्वारा भी किसी वस्तु का ज्ञान बिना प्रत्यक्ष के संभव होता है ना। इसकी व्याख्या प्रत्यक्ष के आधार पर नहीं की जा पा रही है, क्योंकि ईश्वर के पास इंद्रिय नहीं है। परंतु वस्तु स्थिति यह है कि ईश्वर को सभी वस्तुओं का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इसी प्रकार योगी भूत, भविष्य और वर्तमान की अति सूक्ष्म एवं दूरस्थ वस्तुओं को बिना उसके संपर्क के जान लेते हैं। तो ये अव्याप्ति दोष है। फिर आता है चक्रक दोष। इस परिभाषा में प्रत्यक्ष की व्याख्या इंद्रियों के द्वारा और इंद्रियों की व्याख्या प्रत्यक्ष के द्वारा की जाती है। अतः यहाँ पर कैसा दोष उत्पन्न होता है? चक्रक दोष उत्पन्न हो जाता है। प्रत्यक्ष की परिभाषा में संशोधन। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार ऐसा ज्ञान प्रत्यक्ष है जिसका कोई अन्य ज्ञान या साधन ना हो, ऐसा ही ज्ञान क्या है? प्रत्यक्ष। उल्लेखनीय है कि अनुमान के लिए व्याप्ति ज्ञान, शब्द के लिए शब्द का अर्थ और उपमान के लिए समानता का ज्ञान आवश्यक है। अगर हमें बात करनी है कि अनुमान की, तो उसके लिए हमें व्याप्ति का ज्ञान होना चाहिए। अगर हम बात करेंगे शब्द की, तो शब्द के अर्थ का ज्ञान होना चाहिए।
जबकि प्रत्यक्ष के लिए किसी भी अन्य का ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इसी संदर्भ में प्रत्यक्ष को परिभाषित करते हुए नव्य न्याय के जनक गंगेश यह कहते हैं कि प्रत्यक्ष से साक्षात्कारित्वम लक्षणम, अर्थात प्रत्यक्ष एक साक्षात्कारी ज्ञान है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। आज की इस क्लास में हमने न्याय वैशेषिक दर्शन के सामान्य परिचय को, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को डिस्कस किया और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह की और इंटरेस्टिंग क्लासेस के लिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।